हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक बायोलॉजी का चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव शारीरिकी से संबंधित है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। प्रत्येक को हम पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही ये सब सिस्टम तंत्र यानी मानव के जितने भी अंग हैं, इससे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही बनते हैं। तो ह्यूमन के बारे में उसके बाद बॉटनी से बनता है, जूलॉजी से बनता है क्वेश्चन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जैसा कि अगर आप लोग मेरा पहले वीडियो भी देखे होइएगा, जिसमें निमोनिक्स मेथड से आपको जितना भी फैक्ट वाला चीज़ होता है जो याद करना है वो हम याद कराते हैं, और जितना भी सन वाला टॉपिक है, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, यानी वर्ड बेसिस अंक बेसिस टॉपिक है, उसको भी निमोनिक्स कोड से याद कराया जाता है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जो फुल्ली डिपेंड है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी उसी अंदाज में देने जा रहा हूँ जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में निमोनिक्स का कॉन्सेप्ट देखे थे। इसमें कॉन्सेप्ट है, ट्रिक बहुत कम ही है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको सबसे पहले फिगर को देखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर आप फिगर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसके फिगर को देखते हुए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है। जैसे अगर मैं पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, तो पाचन तंत्र कैसे कैसे अंग है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, ये टोटल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से मुख गुहा से, यह मुख है, मानव का मुंह है, मुख से स्टार्ट होता है। ग्रास नली के द्वारा भोजन हमारा अमाशय में आता है, अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद से छोटी आंत में जाता है भोजन, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत ये अंदर है, कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन यह छोटी आंत नहीं, साइज में बड़ा है, लेकिन पतला होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। और ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद भोजन हमारे एनस यानी गुदा में जमा होता है, गुदा से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया में बहुत सारे शरीर से एंजाइम्स भी निकलता है, जैसे लीवर है, लीवर से पित्त निकलता है और सारा एंजाइम। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है, ये सब भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके हम सभी चीज़ को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। जैसे अगर मैं आपको दांत पढ़ाऊंगा तो टोटल दांत के फिगर के साथ आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। छोटी आंत पढ़ाऊंगा तो छोटी आंत के बारे में। अगर मैं आपको लार ग्रंथि पढ़ा रहा हूँ तो लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि कौन कौन होता है, कैसे होता है, टोटल फिगर के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आइए इसको इतना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ें ताकि पाचन तंत्र हमें बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, सबसे पहले तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्या है? बहुत सारे अंग, बहुत सारे यंत्रों का जो मेल होता है, इससे मिल करके एक वर्क होता है, उसको सिस्टम कहा जाता है। जैसे लैपटॉप मेरा एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चीज़ एक साथ मिल करके एक काम को मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही पाचन तंत्र अंगों का वैसा समूह जो भोजन को, अंगों का वैसा समूह जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उन सभी समूह को एक साथ पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में हम मुख भी पढ़ेंगे, लार ग्रंथि भी पढ़ेंगे, ग्रास नली भी पढ़ेंगे, उसके बाद अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पाचन तंत्र आपको बता ही दिए, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं
उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब सरल भोजन में टूट जाते हैं, सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। यानी अगर जटिल भोजन कहें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अभी आप जटिल और सरल नहीं समझ पा रहे हो, इसके लिए खेद है, क्योंकि यह न्यूट्रिशन नामक चैप्टर में आपको बताया जाएगा, जिसमें डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, उसमें बताया जाएगा। आप जनरली जानिए, जो भी हम भोजन करते हैं उसे वह जटिल रूप में करते हैं, उसे सरल पदार्थों में टूट जाना ही पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी उसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। तो देखिए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मुख से स्टार्ट होता है, लार ग्रंथि जो लार छोड़ता है, उसके बाद से दांत यहाँ पे चबाता है, दांत के बाद ये ग्रास नली है, ग्रास नली में भोजन आता है, यहाँ पे कुछ नहीं क्रिया होता है, केवल क्रमानुकुचन की क्रिया होता है। इसके बाद से भोजन अमाशय में आता है, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं पाचन की क्रिया हमारा शरीर में होता है। तो आइए शुरू करते हैं ऊपर से। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को कितने भागों में? दो भागों में। आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियाँ। ग्रंथि अगर लीवर, अग्नाशय, ये जो है लार ग्रंथि, इस सब को छोड़ देंगे तो हम शुरू करते हैं आहार नाल। आहार नाल जिसमें भोजन रहता है, जिसके माध्यम से भोजन जाता है, और पाचन ग्रंथि जो भोजन को पचाने के लिए, ऐसा बात नहीं है कि अगर यहाँ से भोजन एंट्री किया तो यहाँ से एंट्री किया, इधर से इधर से इधर से इधर से घूमते फिरते अगर इधर निकल जाएगा, लास्ट में अगर बड़ी आंत से होते हुए अगर लास्ट में नीचे निकल जाएगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारा एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जो ग्रंथि द्वारा, जो हमारे पाचन ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, जैसे लाइपेज, टैलिन, डाइएस्टेट, माल्टोज, ये सब हमारा एंजाइम्स छोड़ता है। ये सब एंजाइम कहाँ से निकलता है, बारी बारी से सबको हम लोग जानेंगे। तो आइए, आहार नल को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, आहार नल और उससे जुड़ी पाचन ग्रंथियाँ। अब आहार नल देखिए क्या होता है। आहार नल आपको बता चुके हैं, जहाँ जहाँ भोजन जिस जिस मार्ग से होकर के गुजरता है उस सभी को आहार नल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। यानी मुख से लेकर ग्रास नली से लेकर बड़ी आंत की गुदा तक की टोटल लंबाई को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, मुख का मतलब मुंह और गुहा का मतलब होता है खाली जगह। मुंह में जो खाली जगह होता है इसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रास नली। ग्रास नली मुख गुहा के बाद जो अमाशय, अमाशय का मतलब होता है पेट, उदर, अमाशय को उदर बोला जाता है। अमाशय और मुख के बीच में एक पतली लंबी नली होती है जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ये जो नली है यहाँ से लेकर के अमाशय के बीच में, इसको ग्रास नली हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद ग्रास नली के बाद अमाशय आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है तथा गुदा आता है। इस सब को आहार नाल के अंतर्गत रखते हैं। फिगर में हम सब आपको बता चुके हैं, गुदा क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, यहाँ पे हम आप सबको समझा चुके हैं। नेक्स्ट है पाचन ग्रंथि। वे ग्रंथियाँ जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करती है उसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। आपको पता है भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का भी जरूरत पड़ता है। जैसे खाना को पकाने के लिए केवल खाना को रख देंगे चूल्हा पर, जैसे सब्जी को रख देंगे तो नहीं गलेगा, उसमें नमक, हल्दी, भोजन जैसे कि सब्जी को गलाने के लिए नमक की जरूरत पड़ती है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वह एक विशेष ग्रंथि द्वारा निकलती है, उसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। अब इस सब के बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे। लार ग्रंथि आपको दिखाया ही है। यकृत लीवर, जहाँ से पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण लीवर से निर्माण होता है और पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, टोटल पढ़ा जाएगा। अग्नाशय, अग्नाशय पैनक्रियाज है, यहाँ से LAT
नामक एंजाइम निकलता है, जो आपको बताया जाएगा आगे, जो भोजन को किस प्रकार पचाता है। अगर सभी चीज़ की चर्चा यहीं पे करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ खाते हैं? मुख में। मुख में जब तक भोजन रहता है तब तक उसको बोलस कहा जाता है। मुख में भोजन को पूछ लिए तो उसको बोलस कहा जाता है। यानी अगर आप मुख में भोजन है, पूछ जाता है कि मुख में भोजन को क्या कहा जाता है, तो बोलस। याद रखने के लिए सबसे बढ़िया हम समझ सकते हैं, अगर हम कुछ खा रहे हैं, टोटल चबा लिए, उसमें लार वगैरह सब लग गया, लार वगैरह लग गया, उसके बाद से आपको इकड़ी यानी कंकड़ आपके दांत में पड़ा, तो आप क्या कीजिए? भोजन को उगलिएगा। यानी उस समय आप क्या उगले? बोलस उगले। बोलस, मुख में भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस। नेक्स्ट है तब मुख गुहा। मुख गुहा को समझ चुके हैं। मुख गुहा में क्या होता है? हमारा सबसे पहला पार्ट दांत। तो आइए हम लोग दांत के बारे में समझेंगे। ये देखिए, ये है हमारा दांत। दांत का जो है ऊपरी पार्ट ये होता है इनामेल, जो सबसे कठोर होता है। उसके नीचे होता है डेंटाइन। इनामेल सबसे कठोर होता है, वह हमें सफ़ेद रंग का जो होता है, और उसके नीचे होता है डेंटाइन, जो कमज़ोर होता है। तो दांत के निर्माण कैसे होता है उसके बारे में टोटल आपको दिया गया है। दांत के निर्माण को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इनामेल सबसे कठोर होता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उस समय हमारा आंसर होगा ओडोंटोलॉजी, यानी दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा किस चीज़ का होता है? तो कैल्शियम का होता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम होता है। दांत के निर्माण में 85% जो है, टोटल चीज़ हम लिखे हुए हैं, नीचे आपको दिखेगा, 85% है कैल्शियम फास्फेट होता है। दांत के निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फेट होता है, 10% कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और शेष अन्य चीज होता है। दांत में जो क्षरण होता है, क्षरण जिसको खोड़ला बोला जाता है, फ्लोरीन के कारण होता है। दांत में क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है। दूसरा का क्षरण, मुंह का pH वैल्यू भी घटने से दांत का क्षरण होता है, लेकिन मेन कारण फ्लोरीन के कारण होता है। जब दांत में क्षरण होता है, जिसको हम खोड़िला बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनामेल हमारा घिस जाता है। फ्लोरीन के कारण इनामेल घिस जाता है, और इनामेल जब घिस जाता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इनामेल जब इसमें घिस जाता है तो इससे जो भी हम कुछ खाते हैं तो वो आकर के अंदर जमा होने लगता है। इसमें जब कोई खाद्य पदार्थ सड़ेगा तो आप जानते हैं उसमें क्या हो जाएगा। जब कोई खाद्य पदार्थ, सॉरी इसको हटा दें, हाँ, जब कोई खाद्य पदार्थ दांत के अंदर जाकर के जमा होगा तो उसमें कीटाणु पैदा होगा। कीटाणु क्या करता है कि जब इनामेल कठोर है, ये तो क्षरण हो ही चुका है फ्लोरीन के कारण, अब कीटाणु डेंटाइन में प्रवेश कर जाता है। जब डेंटाइन में प्रवेश करता है तो वहाँ पे कीटाणु जाकर के वहाँ पे काटने लगता है, वहाँ पे डेंटाइन को क्षरण करने लगता है, और डेंटाइन जब क्षरण होता है तो उस कंडीशन में हमारे दांत में बहुत ज़्यादा तीखा दर्द महसूस होता है। इस प्रकार आप देख लिए दांत कैसे बनता है, इसमें किस चीज़ का योगदान सबसे ज़्यादा होता है? कैल्शियम का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इसमें दो पार्ट होता है, इनामेल और डेंटाइन। इनामेल मजबूत होता है, डेंटाइन कमजोर होता है। दांत के क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है। अब आगे पढ़ेंगे दांत को कितने भागों में बांटा गया है। दांत के कितने भागों में बांटा गया है? तो दांत के 3 भागों में, चार भागों, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत अभी हम आपको बताएंगे इंसीजर कितना होता है, केनाइन कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है, मोलर कितना होता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे दांत, टोटल दांत, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर सभी आपको अभी याद कराया जाएगा। इंसीजर कितना होता है, केनाइन कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है, मोलर कितना होता है। तो आइए पहले हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ लें। अभी आपको बता चुके हैं दांत के अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत के अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ आपको
याद रखना होगा। दांत के अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों में सर्वाधिक मात्रा किसका पाया जाता है? कैल्शियम का पाया जाता है। हम आपको बता चुके हैं दांत में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम का पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है। आपको बता चुके हैं, याद भी कर लीजिए। दांत के अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांत के अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम का ही होती है और 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इतना अंदर तक क्वेश्चन नहीं पूछा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, दांतों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो कैल्शियम फास्फेट भी ऑप्शन हो सकता है या कैल्शियम हो सकता है। तो कैल्शियम फास्फेट, अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन देगा तो कैल्शियम फास्फेट देगा। तो कैल्शियम फास्फेट आप सिंपली याद रखिए। दांत के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम तो सब में रहेगा ही। देखिए, दांत का क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है, बता चुके हैं। दांत के दो परत होते हैं, बाहरी परत को इनामेल कहते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाए हैं। जब वैसा दांत, अब देखिए दांत को कितने भागों में बांटा गया है? दांत को दो भागों में, सिंपली दांत को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? उगने यानी निकलने के आधार पर। दांत जब निकलता है उसके आधार पर दांत को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? डाइफियोडॉन और मोनोफियोडॉन। आप जानते हैं दूध की दांत, दूध की दांत यानी जो बच्चा का होता है जीवन में 2 बार निकलता है। बच्चा का सभी दांत 2 बार निकलता है। तो डाई मतलब 2, तो डाइफियोडॉन यानी वैसा दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उसको डाइफियोडॉन कहा जाता है। इसकी संख्या 20 होती है। जो बच्चा में दांत होता है उसकी संख्या 20 होती है और हम लोग में 32 होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, और वैसा दांत जो जीवन में केवल 1 बार निकलता है उसको मोनोफियोडॉन कहते हैं, जो वयस्क अवस्था में निकलता है। जैसे प्रीमोलर जो होता है, बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर पाया जाता है। तब प्रीमोलर 2 गो प्रीमोलर यानी 2 4 6 2 8 गो प्रीमोलर और 4 गो मोलर का थर्ड पार्ट। अभी आप सब जानिएगा, 4 गो मोलर का थर्ड पार्ट यानी 8 4 12 दांत ऐसा है जो मोनोफियोडॉन्ट है, जो जीवन में केवल 1 बार निकलता है। प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है, ये सब आपको अभी क्लियर हो जाएगा। दांत के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, वो उगने के आधार पर दांत को 2 भागों में बांटे थे। उगने यानी निकलने के आधार पर दांत कितना बार निकलता है उसके आधार पर दांत को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन? डाइफियोडॉन वैसा दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। डाई मतलब 2, जीवन में 2 बार निकलते हैं उसको डाइफियोडॉन कहते हैं। अब वैसा दांत जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं उसको मोनोफियोडॉन कहते हैं। मोनोफियोडॉन की संख्या 12 होती है और डाइफियोडॉन की संख्या हमारा कितनी होती है? तो 20 होती है, क्योंकि बच्चा में 20 ही दांत होता है। अगर आपके घर में कोई 5-7 साल का बच्चा होगा तो गिन करके देखिए 20 दांत होगा, और आप अपने दांत को काउंट करके देखिएगा आपका 32 दांत है। वह कैसे 20 और 32 होता है अभी दंत सूत्र आएगा, उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है और मोलर क्या है। इसको समझने के लिए आइए पहले इसको हम जितना लिखें इरेज कर दिया जाए। देखिए, दांत को 4 भागों में बांटते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो सामने का 4 दांत होता है, आप फिगर में देखिए या फिर अपने दांत को देखिए, ये जो सामने का 4 दांत हैं जो चपटे होते हैं उसको इंसीजर कहा जाता है। यह काटने में काम आते हैं। दांत वैसे सिंपली सभी के पास हैं, आप अपने दांत से रिलेट करके पढ़िएगा। सामने के 4 दांत जो चपटे होते हैं काटते हैं। आप बचपन में रोटी अगर आपकी माँ अगर दे देती होंगी ऐसे मोड़ करके तो आप कैसे काटते थे? इसी से काटते थे। काटने का काम इंसीजर करता है। इंसीजर काटने का काम इंसीजर।
इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 4 नीचे 4 ऊपर। तो हम दांत को जब पढ़ेंगे तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। 4 पार्ट में 1 पार्ट यानी इधर से बीचों बीच काट दीजिए, इधर से बीचों बीच काट दीजिए, अब ऊपर से काट दीजिए, जैसे आप देख रहे हैं इधर से कट गया। अब इतना दूर के दांत की दंत सूत्र हम निकालते हैं, लिखते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इंसीजर जो था 4 था, इंसीजर कितना था? 4 था। एक मिनट, इंसीजर 4 था। कौन कौन? तो इंसीजर 4 था नीचे वाला में, तो उसको 2 पार्ट में काटिएगा तो इंसीजर कितना हो गया? 2। इंसीजर 2। उसके बगल में होता है केनाइन। केनाइन जो होता है लंबा और नुकीला निकला रहता है। केनाइन लंबा और नुकीला निकला रहता है। मेनली यह मांसाहारी जानवर में थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि उसको केनाइन का काम भोजन को फाड़ने या चीरने का काम करता है। तो केनाइन मांसाहारी जानवर में ज़्यादा निकला रहता है। तो केनाइन, तो आप जान गए इंसीजर 2 होता है, केनाइन की संख्या 1 होता है। 1 कहने का मतलब 1 गुणे 4, क्योंकि 4 पार्ट में हम आपको दिखा चुके हैं, 4 पार्ट में हम बांट देते हैं। तो केनाइन 1, इंसीजर 2। प्रीमोलर जो छोटा चौ होता है और मोलर जो बड़ा चौ होता है। आप देखिएगा प्रीमोलर के बगल में, सॉरी केनाइन के बगल में ये जो लंबा दांत निकला रहता है, थोड़ा फाड़ने का काम करता है, उसके बगल में 2 छोटा छोटा चौ होता है और उसके बगल में 3 लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा चौ होता है। जो थर्ड ही मोलर होता है, थर्ड मोलर, वह वयस्क अवस्था में यानी आप 18 से 20 साल के बाद ही निकलता है, जिसको अक्ल दाढ़ कहा जाता है। कुछ लोगों में यह पहले निकल जाता है, कुछ लोगों में 22 या 25 वर्ष में भी निकलता है, कुछ लोग में तो निकलता ही नहीं है। तो उससे मतलब नहीं है, यह जो है कि हमको दांत होता है इसको पढ़ना है। अब किनका है किनका नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो आइए, दांत को हम देख चुके हैं। इंसीजर कितना होता है? 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। आप काउंट किए 3 2 5 1 6 2 8, 8 चौको 32। टोटल वयस्क में कितना दांत हो जाता है? 32। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इसको पहले कहते क्या हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो आई सी प्रीमोलर, पीएम और एम। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आईसीपीएम, आईसीपीएम। अगर इस एम को तत्काल में काट दीजिए तो आईसीपीएम, आईसीपीएम। इंसीजर, आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। इसी में दोनों छुपा है, प्रीमोलर मोलर, मोलर के पहले का पार्ट। तो आइए हम एक एक करके इसको लिखे हुए हैं, उसको हम समझ रहे हैं। इंसीजर, उसके बाद इसको बताएंगे दंत सूत्र 21 23 होता है। 21 23 दंत सूत्र क्या होता है? 21 23 वो भी हम आपको समझाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। केवल वीडियो के अंत तक बन रहिए। इंसीजर होता है, इंसीजर आपको दिखा चुका हूँ, सामने के जो पार्ट होता है उसको इंसीजर कहते हैं। यह चपटे और धारदार होते हैं, यह भोजन के काटने के काम करते हैं। इसकी संख्या 8 होती है, यानी 1 साइड में कितना होता है? 2 होता है। 2 × 4 करेंगे तब न जा करके 8 होगा। इसे नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि यह नाक के सीध में रहता है, इसलिए इसे नोज टीथ कहते हैं। यह सब चीज़ आपको वहाँ पे बता दी है। केनाइन, ये नुकीले होते हैं, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। मांसाहारी जानवर में केनाइन अधिक नुकीला होता है। इसे आई टीथ कहते हैं, क्योंकि नोज के बोल आई, आई के सामने कौन रहता है? इंसीजर, जो लंबा रहता है, सॉरी केनाइन, केनाइन जो आई टीथ कहा जाता है। आई टीथ वैसे जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है। नेक्स्ट है प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी केनाइन के जो बगल में रहता है प्रीमोलर। पूछ देता है क्वेश्चन, कौन ऐसा दांत है जो बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो
तो प्रीमोलर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चा में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, उसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन वयस्क अवस्था में जब दोबारा दांत निकलता है तो उस समय प्रीमोलर की संख्या 2 होता है। 2 कहने का अर्थ 2 × 4 = 8, यानी जहां हम 2 बोले तो 8 हुआ। यानी प्रीमोलर की संख्या वयस्क में 8 होती है और बच्चा में इसकी संख्या 0 होती है, यानी बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है मोलर। प्रीमोलर के बाद हम आपको फिगर में मोलर भी दिखा दिए थे, आपको याद हो गया होगा। इसका कार्य भी भोजन को चबाना है। प्रीमोलर भी भोजन को चबाता है, मोलर भी भोजन को चबाता है। पर बच्चों में मोलर जो होता है, अंतिम मोलर जिसको थर्ड मोलर कहा जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी बच्चा में मोलर 2 ही पाया जाता है और वयस्क अवस्था में जब 18, 20, 22 की एज में थर्ड मोलर निकलता है जिसको अक्लदार्ड कहते हैं। तब बच्चों में मोलर कितना होता है? 2 और वयस्क अवस्था में मोलर 3। यानी बच्चों में मोलर की संख्या टोटल हो जाएगा 2 × 4 8 और वयस्क में 3 × 4 12। ठीक, अब आइए दंत सूत्र। आपको बताए थे दंत सूत्र में ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद कीजिएगा ICPM, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM। वैसे भी PM प्रधानमंत्री से याद रहेगा, प्रीमोलर, मोलर याद रहेगा। और ICU प्रधानमंत्री, वैसे ये प्रधानमंत्री नहीं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या बहुत सारे प्रधानमंत्री ICU में भी गए हैं और भगवान न करे कि कोई ICU में जाए। तो आपको दांत के सूत्र याद करने के लिए आप समझ सकते हैं ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आपको बता चुके हैं इंसीजर की संख्या टोटल 4 होता है। इंसीजर की संख्या टोटल तो एक साइड में नीचे वाला पार्ट में 4 होता है और टोटल 8 होता है। लेकिन अगर टोटल 8 है तो हम उसको कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से। यानी इंसीजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 1। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये वयस्क का दंत सूत्र है 21, 23। 21, 23। आप याद रखिए नंबर 21, 23, 21, 23, 21, 23 याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। पूछ देता है कि वयस्क में मोलर की संख्या कितनी होता है, वयस्क में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, वयस्क में कैनाइन की संख्या कितनी होती है। तो आपको फिगर तो दिखा ही दिए, वैसे भी आप याद कीजिए ICPM 21, 23, ICPM 21, 23। इंसीजर का मान 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। लेकिन वही बात बच्चों में इंसीजर यानी सामने तो 2 होता है, कैनाइन भी 1 होता है, लेकिन प्रीमोलर आपको लिखे थे प्रीमोलर 0 होता है। प्रीमोलर 0 होता है, इसको काट दीजिए। इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर 2 होता है। यानी बच्चों में देखिएगा 2, 2, 4, 1, 5 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौको 20 आ गया। यानी बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और वहीं वयस्क में काउंट किया 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 8 चौको 32। टीथ यानी दांत को सबसे ज़्यादा समझने के लिए आप खुद के दांत पर हाथ रखिए और उसको काउंट कीजिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए वयस्क का दंत सूत्र आपको 21, 23 और बच्चा का दंत सूत्र 21, 0, 2। याद रखिएगा वयस्क 21, 23, बच्चा 21, 0, 2। इस कोड को याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दंत सूत्र को दिखाने के लिए 1/4 ही दिखाया जाता है, आपको बता चुके हैं। अब देखिए स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़ा का होता है। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसका होता है? सूअर और घोड़ा का। दोनों का 44 होता है और मच्छर के दांत 47 होते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है मच्छर की दांत कितना होता है? 47। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसका होता है? तो सूअर और घोड़ा का 44।
जबकि गाय भेड़ इस सब में दांत की संख्या 32, जितना हम लोग का होता है उतना गाय और भेड़ में होता है। पंछी का जो चोंच होता है दांत का ही रूपांतरित रूप है। पंछी का जो चोंच होता है दांत का ही रूपांतरित रूप है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, हाथी का जो बाहर दांत निकला रहता है, जो जबड़े के बाहर निकला रहता है, वह बहुत लोग गलती मार देता है कौन सा दांत निकला रहता है। तो आप जानते हैं हम लोग का जो इंसीजर है ये लंबा होता है, इंसीजर है ये लंबा होता है। लेकिन हाथी का जो हम लोग का जो केनाइन है, केनाइन, ध्यान कहीं और चल गया था, कृपया इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। हाथी का जो केनाइन है, हम लोग का जो केनाइन है वह लंबा है, लंबा निकला रहता है। लेकिन यही गलती हो जाता है, हाथी का जो इंसीजर है, हम लोग का इंसीजर चपटा होता है, लेकिन हाथी का जो सेकेंड इंसीजर है, सेकेंड इंसीजर वहीं बाहर निकला रहता है। क्योंकि हाथी के दांत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं मनुष्य के दांत के अपेक्षा हाथी के दांत ज़्यादा होता है। तो हाथी का जो सेकेंड इंसीजर है वहीं बाहर निकला रहता है। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं, आप दांत को अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। आइए रिवीजन के तौर पर एक बार फिर इसको देखते हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो फिर इसमें समझ जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है। क्योंकि टिट से क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में टिट से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का सर्वाधिक मात्रा, दांत सर्वाधिक कैल्शियम का बना होता है। उसमें 85% होता है कैल्शियम फास्फेट का योगदान होता है। 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और शेष भाग जो होता है वो अन्य चीज़ का होता है। लेकिन पूछ देता है कि दांत में सर्वाधिक मात्रा किस चीज़ का होता है, तो अगर ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट हो तो कैल्शियम फास्फेट मारेंगे, नहीं तो सिंपली देता है कैल्शियम फास्फोरस अन्य सब देता है तो कैल्शियम होगा। नेक्स्ट है, दांत को 2 पार्टों में बांटा जाता है। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। दांत को 2 पार्टों में बांटा जाता है, इनामेल और डेंटाइन। इनामेल मजबूत होता है, डेंटाइन कमजोर होता है। इनामेल का जो क्षरण होता है फ्लोरीन के कारण होता है। इनामेल का क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है। जब इसका क्षरण हो जाता है तो आकर के इसमें अन्न जमा होने लगता है और इसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाता है। वही कीटाणु हमारे डेंटाइन को जब नष्ट करने लगता है तो उस कंडीशन में हमें बहुत तीखा दर्द महसूस होता है। ये तो दांत हो गया। अब दांत को 2 भागों में, यानी निकलने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, डाइफियोडोन, मोनोफियोडोन। वैसा दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उसको डाइफियोडोन कहते हैं, और वैसा दांत जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं उसको मोनोफियोडोन कहा जाता है। अब आइए, दांत को हम लोग साइज और आकार के आधार पर उसको कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटते हैं। इंसीजर आपको बता चुके हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर आपको याद ही कर लेना का। 21, 23 आप वयस्क का दंत सूत्र याद रखिए, बाकी बच्चों में आप खुद ही बना लीजिएगा। वयस्क का 21, 23, 21, 23 इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम दंत को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुंह को 4 पार्ट में बांट देते हैं। 2 पार्ट ऊपर हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे, इसको भी आधा पार्ट। तो अब देखिए इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसीजर सामने वाला जो चपटा दांत होता है उसको इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या 2, यानी 2 चौको 8 होता है। केनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3, यानी 21, 23। अब वहीं पूछेगा बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो जो प्रीमोलर होता है इसको बैठा लीजिएगा दिमाग में। प्रीमोलर बच्चों में कभी नहीं पाया जाता है, यानी 0 होता है, प्रीमोलर 0। तब और जो 3rd मोलर होता है जिसको हम लोग अक्ल दांत कहते हैं वह भी नहीं पाया जाता है। बच्चों में कौन कौन दांत नहीं पाया जाता है, तो पहले प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और 3rd मोलर नहीं पाया जाता है। यानी इससे आप रिलेट करके याद कीजिए, मोलर पाया जाता है, मोलर के पहले नहीं पाया जाता है, अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। तब पहले को कह सकते हैं प्रीमोलर और अंतिम को कह सकते हैं
मोलर माने थर्ड मोलर। यानी अब बच्चों का दंत सूत्र बनाइएगा तो इंसीजर 2 ही होगा, केनाइन 1 होगा, प्री मोलर नहीं होगा, और मोलर जो वयस्क में 3 है, बच्चा में 2 ही होगा। तो बच्चा का दंत सूत्र 2102 और वयस्क का दंत सूत्र 2123 हो गया। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि आपको दांत क्लियर हो चुका होगा। वीडियो वैसे थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है लार ग्रंथि, जिसको हम लोग इसी में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लार ग्रंथि, देखिए लार ग्रंथि जो भोजन को में एंजाइम का कार्य करता है, यह भोजन में एंजाइम का कार्य करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जिससे लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। ये जिससे लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। एकदम तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए पहली लार ग्रंथि, तीनों लार ग्रंथि का नाम जान जाएंगे। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। यह अभी आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कौन कहाँ होता है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि आप देख रहे हैं कौन है, ये पैरोटिड है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड। क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, तो पैरोटिड। सांप में भी पैरोटिड पाया जाता है, सांप में भी पैरोटिड पाया जाता है, और यही पैरोटिड जो सांप का होता है वह विष थैली का काम करता है। क्वेश्चन पूछ देगा सांप में कौन सी लार ग्रंथि विष थैली का कार्य करता है, तो पैरोटिड। सांप में कौन सी ग्रंथि विष थैली का काम करता है, तो पैरोटिड। पैरोटिड मनुष्य में सबसे बड़ा होता है, मनुष्य में सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है। उसके बाद होता है सब मैंडिबुलर, उसके बाद होता है सब लिंगुअल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हिंदी नाम क्या होता है। हिंदी नाम बहुत ही अल्टर होता है। बायोलॉजी बहुत सारे चीज़ हमको इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, हिंदी पढ़िएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हिंदी नाम अल्टर होता है। तो आइए, मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 1.5 लीटर का लार का स्राव होता है, आपको बता दिए हैं। पहली लार ग्रंथि जीवा यानी जीभ के दोनों ओर एक एक संख्या में होती है। एक जीभ के दोनों ओर, ये जीभ है, इसके दोनों ओर एक एक संख्या में होती है। दूसरी लार ग्रंथि जो है ये जबड़े के नीचे, यहाँ पे आपको देखते होंगे गोल के एक रहता है, जबड़े के नीचे रहता है, जिसको सब मैंडिबुलर कहा जाता है। और थर्ड लार ग्रंथि ये कान के पैरोटिड, पैरोटिड जो है कान के पास होता है, जिसको पैरोटिड कहते हैं। पैरोटिड में ही आपको जो क्या होता है, सूजन आ जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी के बीमारी को मप्स कहते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। तो देखिए लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, कौन कौन, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और कौन, पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, इसको हम आकार के आधार पर भी आपको दिखा दिए। पैरोटिड सबसे बड़ा, सब मैंडिबुलर उससे छोटा, और सब लिंगुअल सबसे छोटा। सब लिंगुअल, लिंगुअल कहाँ रहता है, तो जीभ के दोनों नीचे। लिंगुअल माने लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमको जरूरत पड़ता है जीभ का, यानी जीभ के नीचे होता है। सब मैंडिबुलर इस जबड़े के नीचे होता है, और पैरोटिड कान के पास होता है। आपको बता चुके हैं सांप में पैरोटिड ग्रंथि जहर थैली का कार्य करता है। लार से, अब देखिए इस चीज छूट चुका था, इसीलिए पीडीएफ को बढ़ाता है। लार से जो है एंजाइम निकलता है, तो कौन कौन एंजाइम निकलता है, तो लाइसोजाइम, टायलिन और डाइएस्टेज। लार से कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है, 3 प्रकार के, लाइसोजाइम, टायलिन और डाइएस्टेज। लाइसोजाइम, टायलिन और डाइएस्टेज, लाइसोजाइम, टायलिन और डाइएस्टेज। अब देखिए म्यूलिन भी निकलता है, लेकिन म्यूलिन को उतना नहीं माना जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो टायलिन निकलता है। अब इसका कौन सा एंजाइम किस चीज का कार्य करता है, उसके बारे में जानना है। लाइसोजाइम जो निकलता है वह कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, वह कीटाणुओं को मारता है।
तथा डाइजेस्टेज स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है यानी शर्करा में बदल देता है। अब आप समझ रहे हैं कि मंड क्या होता है, तो आपको आगे भी बताया है न्यूट्रिशन नामक चैप्टर में मंड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस सब के बारे में विशेषतर जानेंगे। सिंपली जानिए, किसी भी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो उसके ऊपरी परत जो होता है, खोइया, जिसको छिलकोइया या चोकर कहते हैं, उसको मंड कहा जाता है। यानी जो ऊपरी परत, अब अंगूर के ऊपरी परत बहुत कमजोर होता है, जैसे बादाम हो गया, बादाम की ऊपरी परत जो रहता है वह मंड का कार्य करता है, चोकर का काम करता है। मंड से आप सिंपल समझिए चोकर। यानी टैलिन और डाइजेस्टेज क्या करता है, मंड का पाचन करता है। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है, या इजी है लाइसो माने लाश, लाइसो माने लाश, क्या करता है, लाश का यानी कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। टाइलिन तथा डाइजेस्टेज जो है कार्बोहाइड्रेट को माने मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और म्यूलिन भोजन को चिपचिपा या लसलस बना देता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। म्यूलिन भोजन को क्या कर देता है, लसलसा या चिपचिपा बना देता है। जब आप लोग भोजन खाते हैं और जो हम भोजन को कुचने के बाद उगलते हैं, देखते हैं चिपचिपा हो जाता है, तो चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन। यानी कौन कौन, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम भोजन से कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। टाइलिन और डाइजेस्टेज मंड का पाचन करता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। इस तरह से आप ऐसा आशा करते हैं लार ग्रंथि भी समझ चुके हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोका जाएगा। लार ग्रंथि में संभवतः एक बार फिर ऊपर से देख लेते हैं। लार ग्रंथि में सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड होता है। पैरोटिड सांप में विष थैली का कार्य करता है। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड 3 प्रकार के ग्रंथि पाया जाता है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे होता है। सबमैंडिबुलर जो होता है जबड़े के नीचे होता है, और पैरोटिड कान के पास में होता है। सब चीज़ को हम देख लिए। अब देखिए, लार से 3-4 प्रकार के एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है यानी जीवाणुओं को मारता है। टाइलिन और डाइजेस्टेज मंड यानी शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और म्यूलिन जो है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन, इससे थोड़ा मल टाइप से आपको प्रोनाउंसिएशन निकल रहा होगा, यानी भोजन को चिपचिपा या लसलसा कौन बनाता है, म्यूलिन बनाता है। तो इस प्रकार आप लार भी देख लिए, लार ग्रंथि भी देख लिए, और लार ग्रंथि से कौन कौन एंजाइम निकलता है वो भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रास नली और अमाशय पढ़ेंगे। इस टोटल चीज़ को हम लोग वीडियो और फिगर के माध्यम से इतना इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में भी इजी रहेगा, और आप प्रत्येक चीज़ को एकदम विजुअलाइज कर लीजिएगा। तो ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के आगे वीडियो अगर चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो आप अगर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ते रहे। और आगे जो है कि आपके सामने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे मेरे बारे में, अगर आप चाहें तो इस पर इंक्वायरी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।